चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे यहाँ DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक महत्वपूर्ण संस्था है जो रक्षा क्षेत्र के लिए, ये कहा जाता है DRDO का एक स्लोगन है, बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञान ही बल का आधार है। ये प्राचीन काल से आज तक यह बात सिद्ध हुआ है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, हम लोगों ने या इंसानों ने शारीरिक शक्ति की जगह हथियारों या मशीनों का उपयोग करके युद्ध जीतने में विश्वास करने की दिशा में इंसान आगे बढ़ता रहा। ठीक है। और इस क्रम में जो भी सभ्यता तकनीकी दृष्टिकोण से अधिक विकसित हुई, वही सभ्यता दुनिया भर में हावी होती गई। ठीक है। और आज के जमाने में कोई भी देश अपने वैधानिक और संप्रभु सीमा की सुरक्षा तभी कर सकता है जब विज्ञान एवं तकनीकी के दृष्टिकोण से वह रक्षा क्षेत्र में काफी मजबूत हो। ठीक है। तो लिखिए, एक इंट्रोडक्शन में लिखिए, किसी भी देश को एक डायग्राम बना रहे हैं और डायग्राम में धीरे धीरे आपको डायग्राम में रुचि आएगी। पहले शुरुआत करते हैं। किसी भी देश को अपनी वैधानिक सीमा की रक्षा के लिए, किसी भी देश को देखिए अपनी वैधानिक सीमा की रक्षा के लिए और वैधानिक सीमा के अंदर शांति कायम करने के लिए, मान लीजिए आतंकवाद भी है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार है, तो देश की सरकार के पास भी अत्याधुनिक हथियार होनी चाहिए। और अगर हमला होता है तो प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोधक क्षमता, उच्च प्रतिरोधक क्षमता हासिल करना जरूरी होता है। और इस दृष्टिकोण से रक्षा साजो सामान में आत्मनिर्भरता जरूरी है। ठीक है। सेना को अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित करना ताकि कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार के हमले को निरुत्तर किया जा सके, निरुत्तर किया जा सके। और इस दिशा में DRDO हमारे देश में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है रक्षा क्षेत्र में मजबूती हासिल करने के लिए। तो मुख्यतः रक्षा क्षेत्र में सेना को मजबूत करने की जिम्मेवारी किस संस्था पर है? मुख्य रूप से DRDO। बात जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, तो इसका उपयोग तो दोनों तरफ बिजली बनाने में भी होगा और बम बनाने में भी। लेकिन डिफेंस के लिए ही केवल समर्पित कौन है? DRDO। तो DRDO कौन कौन सी परियोजनाओं पर कार्य करती आ रही है, इस पर हम लोग का बात करेंगे। चलिए DRDO को देखते हैं हम लोग। ठीक है हर्ष। DRDO का स्लोगन क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। मैंने पहले ही बताया, कहानी बताया, जयमल और फत्ता हाथी, अकबर के हाथी तक पहुंच चुका था। अकबर हाथी पर सवार था और पहुंचकर अकबर को पकड़कर उसका सर कलम करने ही वाला था। तब तक अकबर के हाथ में बंदूक था और अकबर ने बंदूक का उपयोग किया। जयमल और फत्ता, ठीक है, वो धराशायी हो गया। अगर उसके पास भी बंदूक होता तो उसे उतनी लड़ने की जरूरत नहीं थी, वह अचूक निशानेबाज था, कहीं से भी अकबर को धराशायी कर सकता था। समझ में आई बात? यानी अंतर क्या था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। ठीक। तो बलस्य मूलम विज्ञानम DRDO का आधार है। बल का आधार क्या है? विज्ञान है। और इसीलिए इस स्लोगन, इस मोटो आदर्श वाक्य है DRDO का। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर DRDO दो स्तरों पर कार्य कर रहा है। एक, सेना की मांग एवं जरूरत के अनुसार शस्त्रों का विकास। सेना की मांग एवं जरूरत के अनुसार, समझे? जैसे मान लीजिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे है, ITBP है ना, तो वहाँ क्या क्या सेना को चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से लड़ सके, उस मैदान में टिक सके। रेगिस्तान में क्या क्या चाहिए? अरे केवल चलाने के लिए हथियार नहीं ना, रहने के लिए भी चाहिए ना, सारा सर्वेलांस के लिए भी चाहिए ना, चलाने के लिए भी चाहिए ना। ठीक है। ड्रोन भी चाहिए, मिसाइल को ये निष्क्रिय करने के लिए वो भी चाहिए, या भी किसी भी तरह की का हमला घुसपैठ को रोकने के लिए उपकरण चाहिए। तो ये अब लद्दाख में, सियाचिन में सर्वाइव करने के लिए, तो एक तो DRDO दो स्तरों पर कार्य कर रहा है। एक, सेना की जरूरत और मांग के अनुरूप हथियारों का विकास करना, और दूसरा अपनी तरफ से क्या?
अपनी ओर से शस्त्रास्त्रों का विकास। तो डीआरडीओ दो स्तरों पर कार्य कर रहा है, सेना की मांग एवं जरूरत के अनुरूप शस्त्रास्त्रों का विकास और सेना के आधुनिकीकरण के लिए अपनी ओर से शस्त्रास्त्रों का विकास। अब इस उद्देश्य के लिए डीआरडीओ अपनी अनुषंगी सहयोगी प्रयोगशालाओं संस्थानों के साथ कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, या कार्यक्रम परियोजनाओं या कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है, जिसमें दो मुख्य है। ठीक है, दो चीज देखे होंगे ज्यादा आजकल, बम और मिसाइल। क्या? बम और मिसाइल। तो डीआरडीओ ने 5 मुख्य मिसाइलों का विकास किया है और उस मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम का नाम है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दूसरा है परमाणु अस्त्र विकास कार्यक्रम। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गणन हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। ठीक है, आपके पास ताकत है तभी आपको क्षमा भी शोभा देगी, तब आप अहिंसा की बात करेंगे तो बात सुनी जाएगी, और ताकत नहीं है तो आपकी अहिंसा की बात कायरता समझी जाएगी। यही दुनिया में, यही समाज में होता रहा है। ठीक है, शक्ति ही विश्व राजनीति का अनिवार्य सच है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डेवलप किया। 1964 में संभवतः चाइना ने परमाणु परीक्षण किया, और हम लोगों ने कब किया? 1974 में। 10 साल इंडियन डिप्लोमेट्स चाइनीज डिप्लोमेट्स के सामने किस तरह बतियाते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? ऐसे समझ में आएगा। आपके पास AK-47 नहीं है, पड़ोसी के पास AK-47 है, तो पड़ोसी के साथ आप कैसे बात कीजिएगा? हाँ, ये अवचेतन में बैठा रहेगा बात करते हुए क्या? हाँ, वो अवचेतन आपके बातों को, लहजे को काफी प्रभावित करेगा, और आपकी स्वीकृति अस्वीकृति को काफी प्रभावित करेगा। समझ में आई बात? तो समझिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। आप लोग को ठीक से दिखाई दे रही है? हाँ, ठीक है। अब IGMDP के तहत 5 मुख्य मिसाइलों का डेवलप को ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि सबसे महत्वपूर्ण, अग्नि APJ अब्दुल कलाम ने की महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। ये पूर्णतः स्वदेशी। त्रिशूल, नाग एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश, ठीक है, ये मिसाइल जो है प्रक्षेपास्त्र है। इसकी टेक्नोलॉजी समझिए, ये प्रक्षेपास्त्र है। कोई जरूरी नहीं कि हम जाए वहां एकदम कंठ दबाए वहां जा करके, ये वो जमाना चला गया मल्ल युद्ध में कंठ दबाया जाता है। यहाँ मल्ल युद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हमें लड़ना है तो कोई जरूरी नहीं कि युद्ध के मैदान में जाए, यहीं से दुश्मन देश की राजधानी के एयरपोर्ट पे, उसके प्रेसिडेंट आवास पे, उसके एटॉमिक रिएक्टर, खैर वो जो या जो भी महत्वपूर्ण ये संस्थान है उस पर गिराया जा सकता है मिसाइल छोड़ करके। अब मिसाइल में जो है वो पर बम रख दिया जाएगा, परमाणु बम हमला कैसे किया? या तो वो हिरोशिमा नागासाकी पर तो कैसे हुआ था? मिसाइल से नहीं हुआ था, जहाज से गिराया गया। अब वो ले जाने के लिए बहुत मंथन हुआ कि कौन ले जाएगा। अब अमेरिका को मंथन करने की जरूरत नहीं है, वो उसके पास इतना है कि दुनिया के किसी भी कोने में मिसाइल पर रख देगा, ट्रिगर दबाएगा। और समझ में आई बात? ये अमेरिका के पास भी है और नॉर्थ कोरिया के पास भी है। ठीक है, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास है या नहीं ये संशय का विषय है। ठीक है, चलिए, कभी कभी AK-47 हो, और होना ही काफी नहीं होता है, साहस भी होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, देखते हैं ना, सामने जिसके पास जो निहत्था है उसके पास है साहस है, वो आके हाथ से छीन लेता है। कोई होता है तो आप कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आराम से पढ़िए। तो वो ये प्रक्षेपास्त्र है। महाभारत में देखे होंगे ना, रामायण में राम जी छोड़ते थे, फिर उसको रावण भी छोड़ता था, फिर दोनों टकराता था। वो क्या था? मिसाइल ही था ना। ठीक है,
और दूर तक फेंकने के लिए गुरुजी सिखाते होंगे कि 45 डिग्री से एंगल पर फेंको। किसी भी वस्तु को क्षैतिज तल से 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाए वो अधिकतम दूरी तक जाता है। कितना? 45। तो प्रक्षेपास्त्र जो है ये उसी तकनीक पर काम करता है। समझ आई बात? कितना कितना? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री ये जो होता है वैसे, और मिसाइल जो होता है वो ऐसे, ये हो गया क्या? मिसाइल। और यहाँ ईंधन भरा रहता है और यहाँ पर वारहेड, तो क्या कहते हैं? वारहेड या पेलोड। वारहेड समझ गए? बम। ठीक है। अब यहाँ पर ये लॉन्चिंग व्हीकल की तरह है। लॉन्चिंग व्हीकल मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसी की तरह लॉन्चिंग व्हीकल ही यूज हो जाता है मिसाइल में। समझ में आ रही बात? हम लोगों ने बनाया था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम पढ़ाएंगे वहां पढ़ाएंगे। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, वो ज्यादा दूर तक ज्यादा सक्षम नहीं था तो उसको पृथ्वी मिसाइल में बदल दिया। वो क्या हो गया? पृथ्वी मिसाइल नहीं है। ये लॉन्चिंग व्हीकल है, जब अंतरिक्ष कार्यक्रम में रहेगा तो ये गाड़ी बन जाएगा और ले जाएगा किसको? यहाँ पर कौन होगा? सैटेलाइट होगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा? सैटेलाइट हो जाएगा। सैटेलाइट लेके जाएगा और जब रक्षा क्षेत्र में लाएंगे उसको तो सैटेलाइट की जगह क्या आ जाएगा? वारहेड। वारहेड तो जो रखा है बम, केमिकल भी रख के बायोलॉजिकल वेपन भी ले इस पर रख के भेज सकते हैं। ठीक है। देखते नहीं थे मिसाइल में भगवान राम का या रावण का या किसी अर्जुन का चलता था मिसाइल, तो मिसाइल पर कोई नाग अस्त्र होता था, इस पर वारहेड होता था। नाग जाता था भगवान को कहता था आपको हम नहीं कुछ कहेंगे, हम लौटते हैं। नहीं देखे तो वारहेड ये हो गया। समझ रहे? आराम से पढ़िए। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कुछ कुछ समझे? क्या समझे? मिसाइल टेक्नोलॉजी को सहायता किस क्षेत्र से मिलती है? स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम से। समझ आ रही बात? कंट्रोल सिस्टम जैसे मिसाइल कंट्रोल होगा उसी तरह ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कंट्रोल होगा। इसमें जो ईंधन चाहिए उसमें भी ईंधन चाहिए। अभी आज आप लोगों ने पढ़ा स्टार डस्ट, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पहला ऐसा वो लॉन्चिंग व्हीकल बना जो कि जैव ईंधन पर आधारित है। हो सकता है आने वाले समय में मिसाइल भी वैसा बने, हमारे यहाँ भी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बने वैसा जैव ईंधन पर आधारित। कोई दिक्कत किसी को? अब ये जो होता है मिसाइल जो होता है वो कई तरह के होता है। एक तो दूरी के आधार पर, ठीक है, एक होता है प्रक्षेप पथ के आधार पर। वो जब डिटेल पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे, यहाँ पर विस्तार से हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हम केवल GMDP बताए और कुछ और है DRDO का वो भी बताएंगे, खाली समझा दे रहे हैं। एक होता है प्रक्षेप पथ के आधार पर क्रूज मिसाइल होता है। क्या? क्रूज। और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज और ये लिखवाएंगे, पहले सुन लीजिए खाली, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या करता है? खाली सुनिए, लिखिए नहीं, सुनिए, सुनना जरूरी है। लिखवाएंगे सारा कुछ, जितना बोल रहे सारा लिखवाएंगे। हम बताते हैं डायग्राम, हम टेलर देते हैं ना, तो टेलर सुन लीजिए, उधर लिखाएंगे। क्रूज मिसाइल क्या करता है? वो धरती के समानांतर चलता है, और जब मिसाइल चलता है तो किसी भी देश का रडार काम करता है चारों ओर, कुछ आ रहा है हमारे तरफ। समझ आई बात? तो वो जो क्रूज मिसाइल है एकदम चोरी छुपे चलता है धरती के समानांतर, ताकि वो रडार सिग्नेचर नहीं हो। रडार में कोई वस्तु दिखना को टेक्निकल भाषा में रडार सिग्नेचर होना कहा जाता है। क्या? रडार सिग्नेचर। वो रडार सिग्नेचर से बचने के लिए क्या करता है? धीरे धीरे सवाल, इसलिए उसको क्रूज कहा जाता है। नहीं समझे? क्रूज मतलब क्या होता है? नौका विहार। तो यह नेविगेशन करते हुए चलता है धीरे धीरे, टारगेट नजदीक पहुंचा, एक का एक उठा, वायुमंडल से ऊपर चला गया। जब तक वो रडार सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर तो हो ही जाएगा ना, जब तक वो दुश्मन अलर्ट होगा जवाबी कार्रवाई, तब तक हिट कर देगा। समझ आई बात? ये क्या हो गया? क्रूज मिसाइल। सुनते होंगे ना, क्रूज मिसाइल। अब मिसाइल को यही काम करना है भाई। घुसपैठिया दुश्मन देश में आप जाइएगा तो एक बहुत बड़ा ये रहेगा कि आपको नजर में नहीं आना है, और नजर में आने से पहले अपना काम कर देना है। ये चाहे आदमी हो या मिसाइल हो, उसके से अपेक्षा यही की जाती है। तो क्रूज मिसाइल कैसे काम करता है समझ गए। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है? वो रडार सिग्नेचर होने से बचने के लिए ये नीचे का सहारा नहीं लेता है, कहता है हम शेर हैं, हम उससे ऊपर जाके सीधे ऊपर चला जाता है। ठीक है, टारगेट पर पहुंचता है। ये पैराबोलिक उसका ये रहता है, प्रक्षेप पथ पैराबोलिक ऐसे। ठीक है, और वायुमंडल से ऊपर चला गया, और फिर
टारगेट के नजदीक पहुंचकर हिट हो। अब हिट जब करेगा तो फिर रडार सिग्नेचर तो होगा, लेकिन जब तक दुश्मन अलर्ट होगा तब तक वो अपना काम कर चुका होगा। समझ में आई बात? तो कितने तरह के हो गए मिसाइल, किस आधार पर? प्रक्षेप पथ, क्रूज और बैलिस्टिक। सुसाइड क्या बोले, कितने तरह का बोल? बैलिस्टिक इतना नहीं बोलती है, इसका उन्हें एनर्जी अब लगता है लोप हो गया है। देख, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल अभी आराम से पढ़िए, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा। हाँ आराम से। अभी कितना टाइम हुआ है? तो तब का इधर आ रही है। हाँ, उसके बाद आइए मिसाइल टेक्नोलॉजी। अनित कहे संक्षेप में खींच देंगे तुरंत। तो एक होता है SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, थोड़ी दूर के लिए, जैसे भारत पाकिस्तान। एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, भारत चीन। एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, भारत चीन, चीन के सुदूर क्षेत्रों में, ठीक है। और ये जो बहुत दूर जाता है उसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप 10,000 किलोमीटर से अधिक तक जो मार करता है। ये उत्तर कोरिया के पास है, अमेरिका के पास। उत्तर कोरिया से अमेरिका इसलिए डरता है, नहीं समझे? उसके बाद ICBM है, अब परमाणु बम भी है। समझ में आई बात? कि अगर कुछ करेगा तो उससे पहले वो क्या कर सकता है? ICBM पर परमाणु बम रखेगा और टारगेट बनाएगा किसको? वाशिंगटन को। इसलिए अमेरिका डरता है। समझ में आई बात? हाँ, हमारे यहाँ जब प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण होता है तो आप पढ़िएगा पेपर में, इसके जद में पाकिस्तान और चीन की राजधानी भी आती है, नहीं समझे? ये पाकिस्तान और चीन के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक मार करने में सक्षम है। नहीं पढ़ते हैं पेपर, यही नहीं पढ़ते हैं। और उत्तर कोरिया का बच्चा सब भी पढ़ता होगा। हम लोगों के पास भी है मिसाइल है, लेकिन ये नहीं कहते कि हम धरती के उस कोने तक जा सकते हैं, ठीक है। उत्तर कोरिया का बच्चा हो सकता है ये पढ़ता हो कि हम किसी भी धरती के किसी भी कोने तक, हाँ, मिसाइल हमारी मिसाइल मार कर सकते हैं। तो उत्तर कोरिया को जब अपनी बात मनवाना होता है तो कुछ नहीं करता है, वो एक मिसाइल परीक्षण करता है। क्या करता है? मिसाइल परीक्षण करता है। जैसे गली मोहल्लों और में कुछ होता है तो लोग अपने शक्ति प्रदर्शन कैसे करते? धड़ाधड़ 4-5 हाँ AK-47 से या कुछ से मारा, ठीक है। जिसको निर्देश मिलना चाहिए उसको निर्देश मिल जाता है। उसी तरह उत्तर कोरिया करता है, मिसाइल छोड़ता है, सबसे पहले हड़बड़ा जाता है दक्षिण कोरिया, उसके बाद जापान, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा दादा अमेरिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन कहेगा ठीक किया, कभी कभी धमकाना जरूरी है, नहीं तो ये लोग नहीं भूल जाता है अपनी, समझ में। तो इसके बाद ये हो गया IGMDP। और कुछ ऐसे कार्यक्रम भी है जो नॉन IGMDP है, मतलब IGMDP से अलग है, जैसे सागरिका, नाम से ही स्पष्ट है। और एक और मिसाइल का क्लासिफिकेशन है कि कुछ ये छोड़े जाने के, मतलब मिसाइल को जो ये लॉन्च किया जाता है वो उसके स्थिति के अनुसार, जैसे कुछ मिसाइल होता है जो सतह से सतह पर मार करने वाला होता है, कुछ मिसाइल होता है सतह से हवा में मार करने वाला, कुछ मिसाइल होता है हवा से हवा में मार करने वाला, कुछ मिसाइल होता है हवा से सतह पर मार करने वाला, कुछ मिसाइल होता है समुद्र से सतह पर मार करने वाला। समझ में आई बात? ये सागरिका नाम से ही स्पष्ट है, और त्रिशूल भी नाम से ही स्पष्ट है, भगवान शंकर का त्रिशूल। हाँ, समझ आई बात? तो ये सब बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सागरिका है, अस्त्र है, निर्भय है, एक ब्रह्मोस का नाम सुने होंगे, ये रूस और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इंडिया, मॉस्कोवा रसिया की नदी है, नदियां हैं, इन दोनों नदियों के नाम के आधार पर ज्वाइंट रूप से डेवलप जो किया गया उसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ये क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा, क्या क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये मिसाइल प्रोग्राम मुख्य है। इसके बाद परमाणु अस्त्र कार्यक्रम भी हमारा है, और परमाणु अस्त्र कार्यक्रम में कौन कौन शामिल है? DRDO विद कौन? बार्क। और ये परमाणु अस्त्र कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने अभी तक 6 बार परमाणु परीक्षण किया है। कितनी बार? 6 बार। पहली बार कब किया? 1974 में, जिसको नाम दिया शक्ति 1। क्या नाम दिया? हाँ। दूसरी बार किया 1998 में, 11 मई को शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4,
और 12 मई को, ये 13 मई को शक्ति 5 शक्ति 6, ठीक है, 2 बार, एक बार 1974 में और दूसरी बार 1998 में। 74 में 1 बार किया, 98 में 2 3 4 3 बार, और फिर 13 मई को 2 बार, 6 बार किया। क्लियर है? इसके तहत क्या जाता है? परमाणु अस्त्र विकास कार्यक्रम के तहत अब तक परमाणु हथियार परीक्षण कितनी बार? 6 बार किया जा चुका है। 1974 में शक्ति 1, 1998 में 11 मई को शक्ति 2 3 4 और 13 मई को शक्ति 5 शक्ति 6 परीक्षण किया गया। पोखरण पर फिल्म भी बनी है, देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर समझिए एक मिनट। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये कितना विनाशक होगा वो भी समझा चुके हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में जो विनाश हुआ, परमाणु बम की जो विनाशक क्षमता है उसकी तुलना में वो शुरुआती क्षमता दिखाया गया था। ठीक है, ये सब हम ऊर्जा चैप्टर में सब कुछ बता चुके हैं। अब यहाँ पर ये 1974 और 1998 ये शक्ति 1 था और ये पोखरण 1 ये पोखरण 2, ये दोनों पोखरण में किया गया। तो पोखरण 1 में शक्ति 1 में जो परीक्षण किया गया वो विखंडन आधारित था। क्या था? विखंडन, याद है ना? नाभिकों के, भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं और इससे जो ऊर्जा मुक्त होती है विखंडन आधारित ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहलाती है। उसका 2 रूप से उपयोग होता है, नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित हो गया परमाणु रिएक्टर जिससे बिजली उत्पादन होगा और भी वगैरह वगैरह, और अनियंत्रित परमाणु बम। ये सब कुछ कंसेप्ट दे चुके हैं, ठीक है, इसलिए ऊर्जा के जस्ट बाद ये पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या था? विखंडन आधारित। अब आप लोग को याद है, बताए थे कि संलयन आधारित जो वो भी होता है ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम संलयन आधारित भी हो सकता है, उसमें भी नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित जो है उस पर प्रयोग चल रहा है सभी जगह, जैसे ITER है, याद है, बताए थे। और अनियंत्रित का वो परीक्षण, वो उसमें सफलता मिल चुकी है, हाइड्रोजन बम बनाया जा चुका है। तो बताए थे कि संलयन के लिए क्या चाहिए? 1 करोड़ डिग्री केल्विन टेम्परेचर चाहिए। वो कैसे उत्पन्न होगा? उसके लिए विखंडन किया गया, 2-3 किया गया। 2-3 जो था विखंडन था, अब 4th जो था वो संलयन था। समझ में आई बात? नहीं समझे? 2-3 विखंडन किया गया, इस पे जो टेम्परेचर उत्पन्न हुआ उससे संलयन किया गया। क्लियर है? समझ में आई बात? क्या समझे? ये जो था इसमें शक्ति 2 3 4 में पहले क्या किया गया? विखंडन, और उससे जो टेम्परेचर उत्पन्न हुआ उस पर संलयन, नाभिकों को जोड़कर ये परीक्षण किया गया। और शक्ति 5 और 6 जो था वो प्रयोगशाला में परमाणु परीक्षण कैसे किया जाए वो छोटा छोटा था, जो किया गया कब? 13 मई को। क्लियर है? दोनों में अंतर समझ गए? पोखरण 1 पोखरण 2 में पोखरण 1 किस पर आधारित था? विखंडन आधारित तकनीक काम कर रही थी। पोखरण 2 में संलयन आधारित, विखंडन और संलयन दोनों, ठीक है। और 1998 में जो हमने परीक्षण किया उसके बाद अब हम लोग प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण, किसी को पता नहीं चलेगा। इससे पहले जो किए तो बहुत बचा के करना पड़ा। पोखरण फिल्म देखिएगा आप लोग, नहीं वो देखा कि अमेरिका का जीपीएस से कब भारत ओझल होता है, जब जब ओझल होता है उसी में काम करना है। नहीं समझे? हाँ टाइम था याद, ये देखिएगा, उसी में काम करना है। खैर चलिए आठिए। तो ये हम लोगों ने बनाया क्या? परमाणु बम बना लिया, परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुके हैं। और ये अब सवाल उठता है कि क्यों, इस पर हम लोग पढ़ेंगे, क्यों हम लोग परमाणु परीक्षण क्यों जरूरी था, क्या संदर्भ था, ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों और ये था, क्यों बने हम लोगों ने परमाणु परीक्षण क्यों किया? शांति स्थापित करने के लिए परमाणु परीक्षण जरूरी है। मैंने कहा था भारतीय परमाणु बम का जनक किनको माना जाता है? राजा रमन्ना को। उनका क्या थोड़ी है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हम अगर परमाणु बम हमारे पास रहेगा, हम परमाणु शक्ति संपन्न रहेंगे, तो बगल में जो चाइना है या ये पाकिस्तान है, हमारे पर परमाणु बम का उपयोग करने का कभी सोचेगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पहले उसे ध्यान में रहेगा जरूर कि भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है। तो चीन के पास परमाणु हथियार था, तो सिंपल कह सकते हैं कि पड़ोसी दुश्मन राष्ट्रों से अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए
ये परीक्षण परमाणु बम बनाना जरूरी था। ठीक है, पाकिस्तान भले खुद नहीं बनाया लेकिन चोरी छिपे परमाणु तकनीक हासिल कर लिया कहा जाता है। ठीक है, चीन परमाणु संपन्न बन चुका था और चीन से युद्ध हो चुका था, पाकिस्तान से भी युद्ध हो चुका था। ठीक है, और अमेरिका अभी हमारा ये हितैषी है, लेकिन हमेशा से नहीं रहा। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में, और वहां पर अमेरिका का नौसेनी गड्ढा है। ठीक है, अब वहां पर परमाणु बम छोड़ने वाला मिसाइल भी वहां अमेरिका ने तैनात कर रखा है बहुत दिनों से। नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भी वहां चला रहा है। अब मान लीजिए भारतीय कोई राजनयिक बात कर रहे हैं अमेरिकन राजनयिक से, और इसमें केवल अमेरिकन राजनयिक ये कह दे, इशारा दे दे कि डिएगो गार्सिया में हम एनएमडी पर नेशनल मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम को हमने चालू कर रखा है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए मिस्टर आप जो आपको बोलना है बोलिए। केवल इतना कहना भारतीय डिप्लोमेट के लिए क्या डिफेंसिव अपनाना पड़ेगा ना। ठीक है, और जब हमारे पास भी हो तो ठीक है। कहा जाता है कि एक राजनयिक थे, उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। भारत के राष्ट्राध्यक्ष थे, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 45 मिनट वेट करवा करके कहा कि अभी समय नहीं है। वेट भी करवा लिया, उसके बाद बोला हम समय नहीं है। उस समय हम परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं थे। ठीक है, जब परमाणु परीक्षण किया हमने तो अमेरिका को बड़ा ये लगा कि कैसे कर लिया, तो वहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति ने डायरेक्ट भारत के राष्ट्राध्यक्ष से बात करने की इच्छा जताई। 45 मिनट तक वेट करवाया गया। यहाँ भी जैसे को तैसा। ये क्या था कि अब हमारे पास भी आ गया। ये कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आपके हाथ में शक्ति हो। आत्मविश्वास का आधार क्या है? शक्ति। शक्ति नहीं है तो आत्मविश्वास नहीं है। तो वो बुद्ध वाला नहीं ठहरेगा, मैं तो भला ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। ठीक है, तो वो भी बुद्ध के पास भी शक्ति थी, वो अलग शक्ति थी। ठीक है, जब ये पोखरण हुआ, इसका कोड सेंटेंस क्या था? बुद्ध मुस्कुराए, बुद्धा स्माइल। क्यों रखा गया? कि बुद्ध का देश केवल बुद्ध से नहीं, युद्ध भी जानता है। ठीक है, तो क्यों जरूरी था? संदर्भ क्या था? समझ गए? चीन 1964 में ही कर चुका था। 62 में चीन से हम लोग उलझ चुके थे, और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जरूरी था। परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने के लिए जरूरी था। और दुनिया भर के जो दादा थे, जैसे रसिया, चाइना और रूस हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया और उत्तर कोरिया हो गया, इन लोगों के पास परमाणु बम था। भारत के पास परमाणु बम नहीं था। लेकिन जब परमाणु बम आ गया तो भारत को भी पहचाना जाने लगा, भारत की ताकत को भी पहचाना जाने लगा। खासकर भारत गुटनिरपेक्ष देशों का नेता रहा, तीसरी दुनिया का नेता रहा, विकासशील देशों का नेता रहा, अभी भी है। तो जब भारत के पास परमाणु बम आया तो तीसरी दुनिया के देशों का, गुटनिरपेक्ष देशों का, विकासशील देशों का, गरीब देशों का आत्मविश्वास बढ़ा। समझ में आई बात? हाँ, गरीब देशों में, गरीब लोगों में कोई एक व्यक्ति के पास अगर हथियार आ जाता है तो जितने गरीब हैं सबको, हाँ हमारा है, नेता है हमारा। ठीक है, और हमारे अगर किसी को धमकी दिया जाता है अमीर वर्ग के द्वारा या संपन्न वर्ग के द्वारा, तो गरीब वर्ग का नेता कहता है इधर आंख नजर मत फेरो। ठीक है, तो यही होता है देशों के साथ भी। तो ये संदर्भ था। अब हम लोगों ने परमाणु बम जब बनाया तो बहुत बड़ी चीज है ना। ठीक है, हथियार खरीदिएगा तो रख रखाव बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो कोई बच्चा उठाया, टिप दिया, ठीक है, तो हो गया अनर्थ। ये तो परमाणु बम है, ये तो परमाणु बम। तो परमाणु बम के रख रखाव के लिए हम लोगों ने बनाया न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। क्या बनाया? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एनसीए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाया। इसका 2 विंग है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का। पॉलिटिकल काउंसिल, लिखिए आप लोग, ये हमने जगह नहीं, आप लोग लिखिए। पॉलिटिकल काउंसिल, राजनीतिक परिषद, और एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। पॉलिटिकल काउंसिल में स्पष्ट है, प्राइम मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिस्ट्री के सचिव होंगे, सुरक्षा सलाहकार होंगे। समझ में आई बात? तो परमाणु बम
के बारे में निर्णय लेगा कौन? कौन निर्णय लेगा? पॉलिटिकल काउंसिल। याद रखिएगा हमेशा, हमारे देश में निर्णय लेने का अधिकार जनप्रतिनिधि को ही है, और इसको सलाह देगा कौन? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर है? समझ में ना? ये है। सुनते भी कहा जाता है परमाणु बटन किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। ऐसे बोलचाल में सुनते हैं ना, तो पीएम होते हैं हेड, ठीक है। हाँ, तो हम अभी हमारे प्रधानमंत्री इतने ताकतवर क्यों दिखते हैं? क्योंकि 74 हो चुका है, 98 हो चुका है, मंगल हो चुका है, चंद्रयान हो चुका, चंद्रयान तक पहुंचने के लिए लंबा सफर, ये सब हो चुका है। हर क्षेत्र में भारत ताकतवर बन चुका था, समझ में आई बात। और एलपीजी हो चुका, एक 25-26 करोड़ मिडिल क्लास जो हमेशा खरीदता ही रहता है, वो पावर। यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड, हर क्षेत्र में ही भारत काफी मजबूत है। तो हमारे प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस का आधार यही सब है, समझ में आ रही बात। और उसके बाद उनका अपना व्यक्तित्व। तो ये है। इसके बाद परमाणु बम जब हमने बनाया तो ये बताना जरूरी होता है गांव भर को, पूरे गांव को, कि हम जो खरीदे हैं उसे डरने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने भी ये पूरी दुनिया को बताने के लिए एटॉमिक डॉक्ट्राइन, जिसको न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है, परमाणु सिद्धांत, ठीक है, 8 सूत्री परमाणु सिद्धांत दिया, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन या एटॉमिक डॉक्ट्राइन, ठीक है, सिद्धांत दिया। क्या? परमाणु सिद्धांत। कितना? 8 इसमें सूत्र है। डॉक्ट्राइन, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ये जरूर लिखिएगा। कितना? 8 सूत्री है ये। 8 सूत्री परमाणु सिद्धांत है। इसके बारे में ये क्या है, 8 सूत्र क्या है, पढ़ाए हुए थे, फिर एक बार बता दे रहे हैं। हालांकि लिखाएंगे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डायग्राम समझिए। पहला है कि हमारा जो परमाणु ये हथियार है, वो एक इसका उद्देश्य है कि न्यूनतम मारक क्षमता का विकास करना, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम परमाणु बम का जखीरा उत्पन्न करके पूरे गांव को धमकाए कि हमारे पास इतना है। हमारा उद्देश्य केवल है न्यूनतम मारक क्षमता का विकास करना, यानी आत्मरक्षा, ठीक है। पहला ये है। दूसरा ये है कि अगर हमारे पर हमला होता है तो जवाबी हमला हम इस तरह करेंगे कि दुश्मन देश की सेकंड स्ट्राइकिंग कैपेसिटी बचेगी ही नहीं समझे? दूसरी बार हमला करने की शक्ति नहीं बचेगी, ठीक है। और तीसरा, हम आश्वस्त करते हैं पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। क्या? नो फर्स्ट, यानी पहले हम यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे? तो हमारे विरुद्ध यूज होगा। तब हाल के वर्षों में ये चर्चा हुई है कि नो फर्स्ट यूज ठीक है, सिद्धांत ठीक है, लेकिन जब पहली बार यूज हो जाएगा तो हो सकता है आप यूज करने लायक बचे ही नहीं। इतना भारी ये क्या कहते हैं, क्षति हो चुकी है, व्यापक विनाश होगा ना। जब एक बार कोई यूज करेगा, पाकिस्तान या चाइना या जो करे, भारत के विरुद्ध परमाणु बम का उपयोग करेगा, तो व्यापक क्षति हो जाएगी, उसके बाद हम यूज करेंगे। तो ये विवादित हो गया। तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि नो फर्स्ट यूज परिस्थिति पर निर्भर करेगा। नहीं समझे? यानी हमारा जो है वो विकल्प खुला हुआ है, हमें दिखेगा कि हाँ कि ये खतरा है, और खतरा उस तरह का है कि पहले हमला करना जरूरी है। कोई परमाणु हमला हम पर करने जा रहा है, समझ में आई बात। कारगिल वार जब हो रहा था तो नवाज शरीफ पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको कहा फोन पे कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला है, कहने का तात्पर्य आप पीछे हट जाइए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े ओजपूर्ण शब्दों में कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको हम आश्वस्त करते हैं कि पूरा पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। समझ आई बात? कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ये आत्मविश्वास वाजपेयी जी को कहां से आया? 74-98। देखिए, पार्टी, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिखरेंगी, देश रहना चाहिए। बात सही है। आजादी से लेकर अब तक जो कुछ हुआ उसी का परिणाम था कि हर अगला प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? और अधिक मजबूत होगा, ठीक है। हमारे पास 74 और 98 नहीं रहता तो इतने आत्मविश्वास से हम क्या कहते? रोकिए, हम जो है पीछे हट रहे हैं, अपनी सेना को निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, युद्ध रोकने का।
समझ में आई बात? तो ये परमाणु सिद्धांत है। हाँ, नो फर्स्ट यूज समझ गए। नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत क्या है? ये कभी भी छोटा में पूछा जा सकता है 5 अंक में। नो फर्स्ट यूज क्या है? परमाणु डॉक्ट्राइन के तहत भारत दुनिया भर के देशों को आश्वस्त करता है कि वह परमाणु बम का पहले उपयोग नहीं करेगा और न ही परमाणु शस्त्र विहीन देशों को परमाणु हमले की धमकी देगा। ठीक है, अब इसका दोनों संदर्भ मैंने बता दिया है, इस पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से। फिर उसके बाद परमाणु ये कहता है, भारत कहता है कि अगर हम पर रासायनिक और जैविक हमला होता है तो हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। रासायनिक हथियार, केमिकल वेपन पढ़ाएंगे, बायोलॉजिकल वेपन जो है उसको गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है, तो उसमें परमाणु बम की तरह ही घातक क्षमता होती है। एयर में छोड़ देना है, एयर में छोड़ देना है, नदी में मिला देना है। ठीक है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। और हम निर्यात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम निर्यात नहीं करेंगे। और लास्ट में कहता है भारत कि हम और परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। कब कहता है? 98 के बाद। क्यों कहता है? ठीक है ना, समझ में आई बात? ठीक है, अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि भारत के पास 60 से 100 परमाणु बम है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये घोषणा कभी नहीं किया जाता है, किसी भी देश के द्वारा ये घोषणा नहीं किया जाता है खुलेआम। तो ये हो गया परमाणु सिद्धांत, समझ गए? तो भारत का परमाणु शस्त्र कार्यक्रम क्या है? आत्मरक्षा पर आधारित है। ठीक है, ना कि आक्रामक शक्ति हासिल करने के लिए है। क्या है? आत्मरक्षा, सशक्त। चलिए, ये हो गया परमाणु सिद्धांत। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद और भी कुछ कार्यक्रम है डीआरडीओ का या रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ। या नहीं, इधर चलते हैं हम लोग। जैसे अब परमाणु बम बनाया हम लोगों ने, तो एक ये परमाणु मिसाइल, परमाणु बम ले जाने के लिए क्या चाहिए? तो अग्नि चाहिए, मिसाइल बना लिया। ठीक है, और एक परमाणु पनडुब्बी भी है जिसको कहा गया अरिहंत। क्या? अरिहंत। वो परमाणु पनडुब्बी इसलिए उसको कहा गया क्योंकि वो परमाणु रिएक्टर से ईंधन लेकर वो बहुत दिन तक जब पानी के अंदर रह सकता है। ठीक है, तो ये परमाणु पनडुब्बी भी बनाया जिसका नाम क्या है? अरिहंत। अन्य परमाणु पनडुब्बी अरिहंत। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये टैंक भी बनाया थल सेना के लिए, मेन बैटल टैंक जिसको अर्जुन नाम दिया थल सेना के लिए। तोप, धनुष तोप का नाम सुने हैं? भीष्म टैंक, धनुष तोप। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स घोटाले पर गई। बोफोर्स क्या था? तोप था जो हम लोगों ने खरीदा। किससे खरीदा? स्वीडन से। इटली का व्यापारी था बिचौलिया, बहुत चर्चा में रहा। सुने कि नहीं? अब बोफोर्स घोटाला के पर राजीव गांधी की सरकार भी गिर गई नहीं, मतलब लोकप्रियता जो है काफी नीचे चली आई। अब बोफोर्स तोप के सौदा के घोटाला को ये आधार बनाकर वीपी सिंह राजीव गांधी के सरकार में मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अलग पार्टी बना के, बहुत सारी पार्टीज को इकट्ठा करके, ठीक है, सरकार भी बनाया 1989 में। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे ना, तो बोफोर्स तोप खूब छाया रहा। ठीक है, अब बोफोर्स तोप का प्रदर्शनी वो 26 जनवरी 15 अगस्त को होता था ये क्या कहते हैं, राजपथ पर। तो जो कमेंट्री करने वाला होता है ना, वो कहता था यही है बोफोर्स तोप, यही है बोफोर्स तोप, जिसके खरीदने में कई सरकारें आई गई। नहीं समझे? तो पहले जो थे हम लोग खरीदते थे रक्षा साजो सामान, डिफेंस से जुड़ा हुआ जो भी, उससे लगभग 70-80% रसिया से, स्वीडन से, ब्रिटेन से, वगैरह वगैरह, अमेरिका से खरीदते। अब ये बड़ी दिक्कत की बात थी, नहीं थी दिक्कत की बात? कभी भी कह देता नहीं, हमारी बात मानो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो अब जोर दिया जा रहा है कि मेक इन इंडिया पर। किस पर? हाँ, भारत में बनाओ। हम तुमसे खरीदेंगे तब। राफेल खरीदने गए तो कह दिए खरीदेंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा कहाँ? भारत। ताकि छोटा छोटा पुर्जा लेने के लिए पेरिस में आएंगे। नहीं समझे? पहले हम लोग क्या कितना ये थे लाचार, समझिए। राफेल बनाइए यहाँ पर, देखते ना मैक्रो में या मोदी जी में कितना दोस्ती है। दोस्ती का वही है डील। दोस्ती का आधार क्या है? डील। नहीं समझे? बड़ा बड़ा सौदा फ्रांस किया है किससे? भारत से, राफेल। तो हाँ, हम कहना ये चाह रहे थे कि आज वही कंपनी कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री से धनुष तोप खरीद रही है, जिस कंपनी से हम लोगों ने बोफोर्स खरीदा था। ये है मेक इन इंडिया का कमाल। नहीं समझे? ये है इंडिया के डेवलपमेंट का प्रूफ। समझ आई बात? जो ये धनुष जो है बोफोर्स से ज्यादा सटीक है,
ज्यादा क्षमतावान है। क्लियर हुआ? सब कुछ समझ में आ रहा है? तो ये उसके बाद हम लोगों ने एरो प्रणाली का भी विकास किया। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ये अभी जो 26 जनवरी को देखे थे कोई, ये आता है, इसमें ढेर सारा नली बना रहता है। 44 सेकंड में 25 ठो रॉकेट छोड़ देगा। 44 सेकंड समझते ना, 2-3 बार पलक झपकिएगा, उसमें 25 रॉकेट मल्टी बैरल समझते ना, रॉकेट निकलने वाला, धड़ाधड़। कभी कभी दिखाता है कोई युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध वगैरह में दिखाता है। ये है पिनाक। क्या है? पिनाक। और हम लोगों ने नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रणाली का भी विकास किया है। नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रणाली क्या हुआ? एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम, एसेट ये कहते हैं, एंटीसेप्टर मिसाइल। नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पर भी काम किया। जैसे अमेरिका, मतलब एंटीसेप्टर मिसाइल समझे? ये भी डेवलप कर लिया है। क्या? वो जो आएगा मिसाइल, उसको वहीं पर मार के उधर ही गिरा देंगे। वो जो होता था, रावण छोड़ता था, राम भी छोड़ते थे टकरा, वो एंटीसेप्टर मिसाइल हो गया। नहीं समझे? समझ आई बात? एंटीसेप्टर मिसाइल, तो वो भी हम लोगों ने बनाया, एंटीसेप्टर मिसाइल। उसके बाद चाइना क्या किया था एक बार कि अपना ही सैटेलाइट गिरा दिया, एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना के अपना ही सैटेलाइट गिरा दिया। मतलब धमकी दिया किसको? भारत को। धमकी नहीं समझिएगा आप। कहने का तात्पर्य क्या कि तुम्हारा जितना सैटेलाइट है, हाँ, सैटेलाइट गिराएंगे तो सैटेलाइट पर जो आधारित है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, सारा ध्वस्त। तो समझो परमाणु बम से भी बड़ा हमला करने की क्षमता आ गई है। तो भारत ने उसको चुनौती के रूप में लिया, और भारत ने कुछ साल पहले मिशन शक्ति के तहत एसेट मिसाइल डेवलप कर लिया। इसने भी दिखाया वो ताकत। समझ आई बात? जब पड़ोसी अगर जिस तरह का ये करे, उस तरह का दिखाना पड़ता है ना, तो हम लोगों ने भी दिखाया। वो उस का नाम क्या था? मिशन शक्ति। क्या बनाया? एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना लिया, मिशन शक्ति। ये सब पर बात करेंगे विस्तार से। क्या ज्यादा देर हो रही है? कितना टाइम हुआ है? 7:30। अरे आराम से, तुरंत हो जाएगा, घबराने में। हाँ, ये है एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी बना लिया। उसके बाद भारत डीआरडीओ ने एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का विकास किया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये दुश्मन देश के मिसाइल या एयरक्राफ्ट को कंफ्यूज करने के लिए, रडार सिग्नेचर नहीं हो हमारा मिसाइल या हमारा ये एयरक्राफ्ट, रडार सिग्नेचर नहीं हो, स्टेल्थ STEALTH टेक्नोलॉजी, ठीक है। और केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार से अगर हमला होता है तो क्या कुछ किया जा सकता है, इस दिशा में भी डीआरडीओ कार्यरत है, ठीक है। और ये सब हो जाएगा तब हम लोग थोड़ा बहुत लास्ट में देख लेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम फॉर डिफेंस, यानी डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ताकि हम अपनी रक्षा के लिए, हथियारों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, दूसरे से खरीदना न पड़े। समय पर धोखा दे सकता है या वो मिस फायर वाला दे देगा, ठीक है, सामने वाला मार देगा गोली। हाँ हाँ, आप लोग काहे भटकाती रहती है? हम यहाँ खड़े हैं, बोल रहे हैं, थक नहीं रहे, ज्यादा भटकाती है तू ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत ये एक ठो हम लोगों ने लिया है, ये रसिया से बड़े चर्चा में था, याद है, S-400। इस सिस्टम में क्या खूबी है ये भी पढ़ लेंगे। काहे हम लोग खरीदे, इतना बेचैनी क्यों थी, जानना जरूरी है ना, कि हमारे नेता ने क्यों इतना बेचैनी दिखाया इसके, ठीक है। ठीक, तो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का ये टॉपिक अलग टॉपिक होगा, क्लियर है। इसके बाद जब हम ये परमाणु परीक्षण जब पढ़ेंगे, उसी में हम परमाणु कूटनीति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, हमारी परमाणु कूटनीति क्या है थोड़ा बहुत। जब हम लोगों ने परीक्षण किया तो दुनिया, ये अमेरिका और ये रसिया वगैरह ने क्या किया, ट्रीटी बनाना शुरू किया कि हम बना लिए, हम जिम्मेवार आदमी है, इसलिए AK-47 हमारे पास है क्योंकि हम जिम्मेवार, हम यूज नहीं करेंगे, गलत यूज नहीं, तुम लोग गलत यूज कर सकते हो। एक ट्रीटी है PTBT, उस पर साइन करो, CTBT पर साइन करो, NPT पर साइन करो। भारत की परमाणु कूटनीति यही है कि हम साइन कर देंगे, लेकिन शर्त ये हो कि तुम भी परमाणु बम खत्म करो, तुम भी AK-47 हटाओ, हम भी हटाते हैं,
खुलेआम हटाओ, ये नहीं कि 10 ठो नष्ट कर दिया, 100 ठो रखे हुए घर में, नहीं समझे। ये पार्शियल टेस्ट वेंटिटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वेंटिटी, नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट ये ट्रीटी, ये परमाणु अप्रसार संधि है कि दुनिया भर में परमाणु शस्त्रों का और परीक्षण ना हो, परमाणु बम का विकास नहीं हो। जैसे ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, अमेरिका कह रहा है कि इसका परमाणु कार्यक्रम जो है परमाणु बम बनाने के लिए है, जबकि ईरान ने सीटीबीटी पर साइन किया है। ठीक है, खैर उस पर विस्तार से बताएंगे, टाइम ज्यादा हो गया है, नहीं बताएंगे अगले बार, पढ़ाएंगे, ये सब तो पढ़ाएंगे ही ना। इसका जब हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था तो एक है, जैसे परमाणु परीक्षण का और मिसाइल का दोहरा उपयोग हो सकता है कि नहीं। मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ, मिसाइल में ही हो सकता है, और परमाणु ऊर्जा का से बम भी और बिजली भी बन सकता है। तो हम लोगों ने जब ये काम करना शुरू किया तो ये सब जो कार्यक्रम है वो दोहरा उपयोग वाला है, नहीं समझे, बिजली भी बम भी, लॉन्चिंग व्हीकल भी, मिसाइल भी। तो कुछ ग्रुप है, इन ग्रुप वालों ने, दादाओं का ग्रुप, क्या कहा कि भारत जैसे देश को ये परमाणु तकनीक या स्पेस टेक्नोलॉजी मत दो, ठीक है, मत दो। ये सब ग्रुप का नाम है वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इस ग्रुप से हम लोगों को वंचित कर दिया। परिणाम था हम लोग स्पेस प्रोग्राम में और परमाणु कार्यक्रम में काफी पीछे हो गए, लेकिन बाद में दिखा दिया स्पेस प्रोग्राम में सबसे आगे बढ़कर झंडा गाड़ दिया। कहाँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंच गए। ठीक है, तो ये वासेनार ऑस्ट्रेलिया और एमटीसीआर में मोदी जी के काल में भारत मेंबर बन चुका है, मेंबरशिप मिल चुकी है भारत को। ये पढ़ाई भी है, एनएसजी के लिए प्रयासरत है। मोदी जी ने काफी प्रयास किया, जी जान लगाया, लेकिन चाइना के विरोध के कारण एनएसजी का सदस्य हम लोग अभी तक नहीं बने हैं। अब ये इसी में बताएंगे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भारत के परमाणु कार्यक्रम में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये सारा जो है डिफेंस में हम लोगों को पढ़ना है, सभी पर बात करेंगे, विस्तार से करेंगे। अभी तो ये ट्रेलर था, ठीक है फिल्म अगले क्लास से, ओके।